हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइन क्वेश्चन का 27वां वीडियो है। इससे पहले इसी चैनल पर 26 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे जरूर देख लिया होगा। तो आइए देर न करते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये तो आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कौन सा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सॉरी, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। टीबी दिवस या विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? या विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस या फिर विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग को ही टीबी भी कहा जाता है। ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व योगा दिवस, विश्व योगा दिवस या योग दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। कल ही था विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जाके आपका क्या बोला जाता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो वो तो मैं बता दी 5 जून को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञान दिवस कब मनाया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी। इसलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात एवं प्रति चक्रवात किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? ये मौसमी पवन का उदाहरण है। किस प्रकार का? मौसमी पवन का उदाहरण है। आइए पवन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले अस्थाई पवन के अंतर्गत कौन कौन से पवन आते हैं? अस्थाई पवन, तो अस्थाई पवन के अंतर्गत जो है वो आता है 3 पवन। कौन कौन सा? एक आता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन किस प्रकार का पवन है? तो ये अस्थाई पवन है। ठीक है। एक आ जाएगा आपका पछुआ पवन। कौन सा पवन? पछुआ पवन। ये अस्थाई पवन का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन ये भी अस्थाई पवन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि स्थानीय पवन, कौन सा पवन? स्थानीय पवन का एग्जाम्पल क्या है? तो स्थानीय पवन जो है, स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है गर्म पवन। स्थानीय पवन या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा। तो स्थानीय पवन गर्म और ठंडा। ठीक है।
ठंडा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थायी पवन, तो अस्थायी पवन किसे कहा जाता है, तो आइए अस्थायी पवन को भी देख लेते हैं। अस्थायी पवन, अस्थायी पवन किसे कहा जाता है, तो अस्थायी पवन बोलिए इसको। इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका, जैसे कि आपका आ जाएगा घाटी समीर। कौन सा? घाटी समीर। घाटी समीर ये कब चलता है, तो ये चलता है दिन में चलता है। कब चलता है? घाटी समीर दिन में चलता है, ठीक है, दिन में चलता है घाटी समीर। ये क्वेश्चन पूछता है कि घाटी समीर कब चलता है, तो घाटी समीर दिन में चलता है। ये घाटी से पर्वत की ओर चलता है, घाटी से पर्वत की ओर या चोटी की ओर, पर्वत की जो चोटी होती है उसकी ओर चलता है। तो घाटी समीर जो है वो कब चलता है, तो घाट समीर मतलब पवन होता है, ठीक है, समीर मतलब पवन होता है, तो घाटी समीर दिन में चलता है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर कब चलता है, तो पर्वतीय समीर जो है ये रात में चलता है। कब चलता है पर्वतीय समीर, तो ये रात में चलता है। किधर से किधर की ओर चलता है, तो पर्वतीय समीर जो है वो चोटी से घाटी की ओर चलता है। ये कब चलता है, तो ये चलता है रात में, ठीक है, रात में चलता है, रात में चलता है पर्वतीय समीर। वहीं एक होता है समुद्रीय समीर। समुद्रीय समीर जो है वो कब चलता है, तो वो दिन में चलता है। समुद्रीय समीर दिन में चलता है, समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ चलता है, समुद्र से स्थल की ओर चलता है, दिन में चलता है, उसे समुद्रीय पवन कहते हैं, ठीक है। एक होता है स्थलीय पवन, वो स्थलीय पवन कब चलता है, स्थलीय पवन रात में चलता है। किधर से किधर तक, तो स्थलीय पवन जो है रात में समुद्र स्थल से समुद्र की ओर चलता है। किधर चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलता है, उसे स्थलीय पवन कहते हैं। एक हो गया घाटी समीर, जो रात दिन में जो कि दिन में चलता है। किधर से किधर तक, तो घाटी से पर्वत की ओर। एक होता है पर्वतीय समीर, वो जो रात में चलता है पर्वत से घाटी की ओर, ठीक है। एक होता है पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी अस्थायी पवन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलता है। किधर चलता है, समुद्र से स्थल की ओर चलता है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया कि लौटता हुआ मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है, लौटता हुआ मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून, ये चलता है किधर से, तो ये चलता है स्थल से समुद्र की ओर। किधर से चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर चक्रवात, आइए चक्रवात से संबंधित भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर चक्रवात से बात की जाए तो बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है। तो चक्रवात के समय केंद्र में क्या होता है, चक्रवात के समय ये मान लीजिए ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र में रहता है लो प्रेशर। क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। और बाहर क्या रहता है, बाहर रहता है हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से पवन जो है वो लो प्रेशर की ओर आता है। किधर आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है। इसमें कौन सा बल लगता है, इसमें लगता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल पूछा जाता है कि चक्रवात में कौन सा बल लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अगर वहीं प्रति चक्रवात की बात की जाए, प्रति चक्रवात की बात की तो प्रति चक्रवात में क्या होता है, इसे मैं मिटा देती हूँ। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसके बाद मैं बताती हूँ उधर। अगर प्रति चक्रवात की बात, ये तो चक्रवात का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये चक्रवात का एग्जाम्पल है, ठीक है, चक्रवात का एग्जाम्पल है। प्रति चक्रवात का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्रति चक्रवात में क्या होता है, तो प्रति चक्रवात में जो है ये केंद्र पर हाई प्रेशर रहता है। केंद्र में क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और बाहर जो है वो लो प्रेशर रहता है। तो इस समय क्या होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर पवन चलता है। किधर चलता है, केंद्र से बाहर की ओर पवन चलता है, ठीक है। जबकि चक्रवात में क्या था, तो चक्रवात में क्या था, चक्रवात में बाहर से केंद्र की ओर हवा आ रहा था, बाहर से केंद्र की ओर हवा आ रहा था। लेकिन प्रति चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर हवा जाता है, क्योंकि बाहर लो प्रेशर है और अंदर हाई प्रेशर है। तो जब भी पवन जो चलता है तो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलता है। किधर चलता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलता है। और इसमें कौन सा बल लगता है, तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवात को किससे मापा जाता है, चक्रवात की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो चक्रवात की तीव्रता को जो है, चक्रवात की तीव्रता को मापा जाता है टी स्केल से। किससे मापा जाता है, तीव्रता को मापा जाता है किससे, टी स्केल से।
टी स्केल से चक्रवात की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि चक्रवात में केंद्र पे कौन सा प्रेशर होता है, तो केंद्र में लो प्रेशर होता है। प्रति चक्रवात में, तो प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर होता है। चक्रवात में कौन सा बल लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। प्रति चक्रवात में, तो प्रति चक्रवात में जो है वो आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसके बीच संबंध खोजी गई थी। तो किसके बीच संबंध खोजी गई थी, तो ये खोजी गई थी खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि में। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि में, जैसे कि मान लीजिए खाद्य की आपूर्ति 1 हो रहा है तो जनसंख्या की वृद्धि 1, खाद्य की आपूर्ति 2 गुना हो रहा है तो जनसंख्या की आपूर्ति 2 गुना, अगर खाद्य की आपूर्ति 3 गुना हो रही है तो जनसंख्या की आपूर्ति 3 गुना। इसी तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो खाद्य की आपूर्ति कम, जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो उसी का सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे, माल्थस ने। माल्थस का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो माल्थस का सिद्धांत खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहे कि डर्बी क्या है, डर्बी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो डर्बी शब्द का संबंध जो है वो घुड़दौड़ खेल से है। कौन सा खेल से है, घुड़दौड़ खेल से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महासागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी अधिकता होती है, तो किसकी अधिकता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम का। किसका, सिलिका और मैग्नीशियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो मांग की लोच होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, आइए इसे देख लेते हैं। एक तो होता है पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार। इकाई लोचदार, इकाई लोचदार। एक क्या होता है, सापेक्षित लोचदार, सापेक्षित लोचदार। पांचवा क्या होता है, सापेक्षित बेलोचदार, सापेक्षित बेलोचदार। सापेक्षित बेलोचदार। ठीक है, ये 5 प्रकार के लोच का प्रकार होता है। लोच ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मांग की लोच से दैट मीन्स ये है कि मान लीजिए किसी की आपूर्ति, अगर किसी का मांग 2% है तो उसका आपूर्ति कितने परसेंट है। मांग का लोच यही कहता है, मांग और आपूर्ति पर आधारित है मांग की लोच। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सा, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, इकाई लोचदार, सापेक्षित लोचदार और सापेक्षित बेलोचदार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानचित्र पर खींची गई रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है, आइसोहिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोहिप्स कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समान ताप को मिलाने वाली रेखा, क्या समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समान ताप को मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आइसोथर्म। क्या कहा जाता है, आइसोथर्म।
समान ताप को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। समान बादल समान बादल को मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है? समान बादल को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोनेफ। क्या कहा जाता है? आइसोनेफ। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि समान हिमपात को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोनीफ। क्या कहा जाता है? आइसोनीफ कहा जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि समान जो है, समान वर्षा वाली रेखाओं को मिलाने वाली, समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आइसोहाइट। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। आइसोहाइट। जैसे कि देखिए मानचित्र पर है ना, मानचित्र पर खींची गई रेखा जो सागर तल के समान ऊंचाई को, मतलब सागर तल की समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आइसो। सेम उसी तरह मानचित्र पर समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। समान बादल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनेफ। समान हिमपात को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनेफ। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नलांग घाटी है? कौन सा घाटी? नलांग घाटी। तो कहाँ स्थित है ये? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक और भी घाटी स्थित है जो बहुत ही फेमस घाटी है। कौन सा? फूलों की घाटी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि फूलों का घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों का घाटी जो है, फूलों का घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है फूलों का घाटी? उत्तराखंड में। जोर घाटी। कौन सा घाटी? जोर घाटी कहाँ है? जोर घाटी। तो जोर घाटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसी तरीके से एक है साइलेंट वैली, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या शांत घाटी। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। जोर घाटी कहाँ स्थित है? जोर घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जाति। लेकिन भारत की दूसरी सर्वोच्च जाति कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जाति जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी है दूसरी? सबसे बड़ी जनजाति। कौन सी है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो अधिकतर ये उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है। तो पहली कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। दूसरे क्रम पे हो जाएगी गोंड जनजाति। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? केशवानंदन भारती केस में। कौन से केस में? केशवानंदन भारती केस। ये केशवानंद भारती केस कब हुआ था? तो केशवानंद भारती केस जो है ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक मूल संविधान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाएगा कि मूल अधिकार जो है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मूल अधिकार का जो जिक्र है वो किसमें किया गया? तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 3 में दिया गया अनुच्छेद।
अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 है। क्या है? 12 से 35 है। किसमें दिया गया है मूल अधिकार से संबंधित? भाग 3 में। किस अनुच्छेद में? तो भाग 12 से 35 तक में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा? तो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसे है? निलंबित करने का अधिकार किसे है? निलंबित करने का अधिकार जो है ये है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। किसके तहत? 352 के तहत। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो स्वतः जो है स्वतः आर्टिकल 19 निलंबित हो जाती है। क्या हो जाता है? आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो 20-21 को छोड़कर, किस अनुच्छेद को छोड़कर? 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 359 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगने के साथ ही स्वतः आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार, सीमित करने का अधिकार किसे है? तो सीमित करने का अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये संसद को है। किसे है? संसद को है। संसद को है। इसी पावर का यूज करते हुए 3 तलाक कानून को सीमित कर दिया गया था, मतलब इसे खत्म कर दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूल अधिकार को व्याख्या करने का अधिकार किसे है? व्याख्या करने का अधिकार। तो अगर आपसे व्याख्या करने का अधिकार पूछ लिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट को है। किसे है? सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, अभिभावक कहा जाता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। किसे कहा जाता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक या सीएजी को, कैग को। ठीक है। इन्हें कहा जाता है। इनका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी का जिक्र किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो केग को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसे अधिकार है? राष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल क्या होता है? केग का कार्यकाल क्या होता है? यानी कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। दैट मीन्स कि 6 या तो मान लीजिए उनका नियुक्ति हुआ 62 वर्ष की उम्र में। ठीक है। तो वो कितने साल तक अपने कार्यकाल पे रह सकते हैं? मात्र वो 3 साल तक रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 65 वर्ष तक ही अधिकतम वो अपने पद पर आसीन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नियुक्ति हुआ 55 साल में तो वो अपने पूरे कार्यकाल यानी कि 6 साल को पूरी तरीके से वो अपना कार्य को संभालेंगे। 61 वर्ष में उनका सेवानिवृत्ति होंगे वो। ठीक है। तो यही हुआ 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति को, अच्छा ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन, मैं लिखी हूँ वो क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को इस बात का जिक्र कर दूंगी। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। किस आर्टिकल में इनका जिक्र है? तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। ठीक है। वर्तमान में कैग कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो गिरीश मुर्मू थे। कौन थे? गिरीश मुर्मू थे। ठीक है। अभी कौन है? तो अभी संजय मूर्ति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जस्ट इससे पहले मैं बताई कि निलंबन करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। जबकि सीमित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार को तो सीमित करने का अधिकार संसद को है। व्याख्या करने का अधिकार किससे है? तो व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति
के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य जो है, कुल सदस्य होता है 30। कितना होता है? 30। टोटल जो है वो सदस्य जो है केवल लोकसभा का होता है, केवल लोकसभा का सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, एक भी सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा समिति किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का जुड़वा किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा समिति प्राक्कलन समिति का किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा समिति लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना लोक लेखा समिति का? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य जो है वो कुल होते हैं 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं। और इसमें जो है 15 लोकसभा के होते हैं और प्लस 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों के सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और कितने राज्यसभा के होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और इसके अध्यक्ष जो जब भी बनता है वो विपक्षी दल के नेता होते हैं। कौन होते हैं अध्यक्ष? विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुई थी। प्राक्कलन समिति का जुड़वा समिति किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का गाइडनर किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का गाइडनर किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ दिया जाए कि विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इस चीज का संरक्षण का प्रावधान। तो विधि के समक्ष संरक्षण जो है ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया जापान के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? समानता का जिक्र जो है वो किया गया है 14 से 18 के बीच। किसके बीच? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। और समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार अभी मैं जस्ट क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि मौलिक अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन जो है वो प्रस्तावना में निहित है। किसमें निहित है? प्रस्तावना में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की है? तो 3 प्रकार का न्याय चर्चा किया गया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार का दिया गया है? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार का दिया गया। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है प्रस्तावना में। कौन कौन सा स्वतंत्रता? तो एक तो हो जाएगा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विचार का स्वतंत्रता, इसके बाद आपका हो जाएगा
विश्वास, धर्म, उपासना। तो कितने प्रकार का स्वतंत्रता हो गया? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विचार का स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता एंड उपासना का स्वतंत्रता। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार का समानता दिया गया है। तो कितने प्रकार का समानता दिया गया है? कुल समानता 2 प्रकार का दिया है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर का समानता दिया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना में है 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है और 2 प्रकार का समानता दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक प्रयोग किया गया था? तो किसके दौरान व्यापक प्रयोग किया गया था वंदे मातरम का? तो वंदे मातरम का जो है व्यापक प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय। कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन जो वो किसके खिलाफ चला था? स्वदेशी आंदोलन जो वो बंगाल विभाजन के खिलाफ चला था। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन का खिलाफ। लगे हाथ, आइए बता देती हूँ बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन जो है ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 20 या 22 मार्च को, सॉरी 20 या 22 जुलाई को। कभी कभी 20 जुलाई देता, कभी कभी 22 जुलाई देता, दोनों नहीं देगा, आप लोग देख लीजिएगा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक और क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन? तो ये चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। आइए वंदे मातरम का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। वंदे मातरम की बात की जाए, वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया था? वंदे मातरम की रचना जो है ये किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का रचना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल के कुंतल पांडा गांव में। कौन गांव में? कुंतल पांडा गांव में, वंदे मातरम का रचना किया गया था। कब किया गया था? तो इसकी रचना जो है रचना किया गया था 1876 में। कब किया गया था? 1876 में। प्रकाशन कब किया गया था? तो वंदे मातरम का प्रकाशन जो है ये किया गया था 1882 में। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। एक और कब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा था कि इसका प्रकाशन 1882 में किया गया था। सही बात है, लेकिन किसने किया गया था? किस पुस्तक में किया गया था या किस ग्रंथ में किया गया था? तो आनंद मठ नामक ग्रंथ में किया गया था। किस ग्रंथ में किया गया था? आनंद मठ नामक ग्रंथ में किया गया था। आनंद मठ ग्रंथ में वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किस ग्रंथ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया था? सन्यासी विद्रोह का वर्णन जो है वो आनंद मठ ग्रंथ में किया गया। किसमें? आनंद मठ ग्रंथ में किया गया और इसी में वंदे मातरम का प्रकाशन भी किया गया था। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया? कब गाया गया? तो पहली बार इसे गाया गया था 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में। किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था वो अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो वो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किए थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन किया था? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो अधिवेशन जो है वो हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? गाने का समय, तो गाने का समय जो है वो दिया गया है 65 सेकेंड। कितना दिया गया है? 65 सेकेंड दिया गया, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि 65 सेकेंड दिया गया गाने का समय।
इसे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। किसके रूप में अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान के रूप में किसे अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था। किसे अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में? तो जनगण मन को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो उसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, ठीक है। और जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन जो है वो पहली बार गाया था 2000 बोल रहे हैं 1911 वाले अधिवेशन में, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया था। ये अधिवेशन भी कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है। और वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अध्यक्षता किसने किया था इस अधिवेशन की? तो रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विलियम जोन्स किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे? तो किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा? इसके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया। आइए कुछ और ग्रंथ को देख लेते हैं, जैसे कि कुमार संभवम, कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। एक होता है रघुवंशम, रघुवंशम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। ऋतु संहार, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऋतु संहार भी है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बाल अग्निमित्रम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल अग्निमित्रम जो ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भगवत गीता, इसका भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स प्रिंसप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और वो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रिंसप बोल रहे हैं, बिल्किंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बिल्किंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। बिल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। जबकि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? किस विद्वान के द्वारा तैयार किया गया था? बीए स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? बीए स्मिथ के द्वारा किया गया था। और इसने ही समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है? भारत का नेपोलियन। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है? बीए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा क्या कहा गया है? बीए स्मिथ के द्वारा कहा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहनुमाई मतदान सभा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है पारसी धर्म से है। किस धर्म से है? पारसी धर्म से है। किसके द्वारा इस सभा का स्थापना किया गया था? स्थापना तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी प्लस नौरोजी फदरोंजी के द्वारा। नौरोजी फदरोंजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नौरोजी फदरोंजी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई मजदियान सभा का
स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। तो उस समय तो डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्षता किए थे, लेकिन 1886 वाला जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुल 3 कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। कितने, 3 अधिवेशन किए गए थे। कब कब, आइए देख लेते हैं। एक तो 1886 में किया गया था, ठीक है। दूसरा 1893 में किया गया था, और चौथा 1900 सॉरी तीसरा 1906 में किया गया था, 1886, ठीक है। 1886, 1893, 1906, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लोक हितवादी के नाम से। किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। किसे, गोपाल हरि देशमुख को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एमजी रानाडे को। किसे जाना जाता है, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसे कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात, तो एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक तो है आपका लंबाई, क्या है, मूल मात्रक। एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, मूल मात्रक। मूल मात्रक, ठीक है। लंबाई, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल मीटर होता है, ठीक है। हो गया ताप, क्या हो जाएगा, ताप। इसका सिंबल क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन, केल्विन होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम सिंबल केजी, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा विद्युत धारा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता, क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का सिंबल क्या हो जाता है, तो इसका होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, पदार्थ। पदार्थ के क्या हो जाता है, मोल। क्या होता है, मोल हो जाता है। तो लंबाई, ताप, किलोग्राम, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ। एक और क्या होता है, एक और हो जाता है आपका समय। क्या होता है, समय। समय का क्या होता है, समय का होता है सेकेंड। क्या होता है, समय का सेकेंड होता है। तो कितने मूल मात्रकों की संख्या है, 7। कितने हैं, 7 है। कौन कौन से, लंबाई, ताप, किलोग्राम, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ और समय। समय को क्या से किससे सिंबल किया जाता है, सिंबल किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, तो सेकेंड है। क्या है, सेकेंड है। पदार्थ का मोल है, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, किलोग्राम का केजी, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्रिकेट में बॉल के कैच करते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे ले जाना किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का। किसका उदाहरण है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है कि खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय, बॉल को कैच करते समय ऐसे करके हाथ खींचा जाता है, मतलब बॉल के दिशा में ही हाथ खींचा जाता है, पीछे खींचा जाता है। तो किस नियम का उदाहरण है ये, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है, ठीक है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आई होप आज का भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और जो मैं
एनालाइज करती हूँ क्वेश्चन के समय, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताती हूँ, उसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वो भी आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और कंटिन्यू रिवीजन रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।